जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी कॉन्सेप्ट में। और आप सभी विद्यार्थी, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडियन हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज चालू हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं इस सीरीज की शुरुआत कर चुका हूं। पहली क्लास में ले चुका हूं जिसमें कि मैंने कंप्लीट फैक्ट्स के साथ में वो सारे क्वेश्चंस कवर किए थे, और ये सेकंड क्लास है जिसमें कि मैं एमसीक्यूज कंप्लीट फैक्ट्स के साथ में कंप्लीट करूंगा। और इसमें आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ में उन सभी क्वेश्चंस के पूरे कंप्लीट फैक्ट्स के साथ में मैं यहाँ पर रखूंगा। तो जो विद्यार्थी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ में मेरे वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ में चैनल को ऑल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करेंगे। लगातार ये वीडियोस आपको मिलेंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में अपन इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि एशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री की एमसीक्यूज के क्वेश्चंस, मतलब एमसीक्यू सीरीज है ये, उसमें सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक के बाद में एक लेकर आऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे एप्लीकेशन पे, स्टडी कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन पे कंप्लीट हिस्ट्री की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें कि हिस्ट्री आपको कंप्लीट जीएस लेक्चर्स में मिल रही है। और इसका जो कोर्स प्राइस है वो 99 रुपीज़ पर मंथ है, लेकिन अभी हाल ही में आपको ऑफर में यहाँ पर 49 रुपीज़ पर मंथ में ये मिल रहा है। कहाँ पर? मेरा एप्लीकेशन है स्टडी कॉन्सेप्ट ऐप, और ये एप्लीकेशन चालू हो चुकी है, और इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आप कंप्लीट मेरे इस ऐप से हिस्ट्री को प्रिपरेशन, हिस्ट्री के पूरे कंप्लीट जीएस लेक्चर यहाँ पर ले पाएंगे। ध्यान रखिएगा, कोर्स का जो प्राइस है वो 99 रुपीज़ पर मंथ है, लेकिन अभी ऑफर प्राइस चल रहा है जो कि है 49 रुपीज़ पर मंथ, जिसमें कि आप 49 रुपीज़ पर मंथ में जीएस हिस्ट्री के कंप्लीट लेक्चर विथ पीडीएफ नोट्स के साथ में आपको यहाँ पर मिलेंगे, और जिसमें आप हिस्ट्री का पूरा विथ डिटेल कंप्लीट लेक्चर ले पाएंगे कि एक के बाद में एक पूरे चैप्टर वाइज आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा। तो अभी तुरंत इसको आप डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशंस को शुरू कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, और इस सीरीज का ये पहला क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे विद फैक्ट्स के साथ में, तो वीडियो को अंत तक कंप्लीट कीजिएगा, और एक एक क्वेश्चंस आपको कंप्लीट यहाँ पर देखना है। तो क्वेश्चन है आपके पास में, करो या मरो का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में आंसर दें, नहीं तो यहाँ पर कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, इसका जो आंसर है, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर आपको इसका आंसर दे रहा हूँ। और इसका जो आंसर है, अगर आप ए पर जा रहे हैं, ए इज द करेक्ट आंसर, ए। महात्मा गांधी जी के द्वारा ये जो नारा है, जिसको डू और डाई कहा जाता है, यानी कि करो या मरो का नारा कहा जाता है, ये महात्मा गांधी ने दिया था। अच्छा, ये नारा दिया कब था? तो ये नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में ये नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 8 अगस्त को। कब हुई थी? 8 अगस्त, सॉरी 8 अगस्त 1942 को, जब बॉम्बे में इसका एक पूरा का पूरा भाषण दिया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा भाषण दिया गया था। उस भाषण के दौरान उस आंदोलन में ब्रिटिश शासन को भारत से समाप्त करने की मांग की गई थी, और उस मांग में ये जो भाषण था, ये मुंबई में हुआ था। ध्यान रखिएगा, जो आज के टाइम में मुंबई कहा जाता है, जो कि अभी उस समय बॉम्बे था। तो बॉम्बे में 8 अगस्त को ये एक भाषण दिया था गांधी जी ने, और उसमें ये मांग की गई थी, भारत छोड़ो आंदोलन और अंग्रेजों का शासन है उसे समाप्त करने के लिए ये मांग की गई थी। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी, वो उसके अगले दिन 8 अगस्त को भाषण दिया था, और 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? ये बताना है आपको। चार ऑप्शन आपके सामने है, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर राम प्रसाद बिस्मिल। कौन सा आंसर सही होगा ये आप लोग को बता सकते हैं।
बताइए ए बी सी डी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये समझ लीजिए कि सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके पास में अभी मॉडर्न हिस्ट्री के आ रहे हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट जो उस समय के जो क्रांतिकारी रहे और जो उस समय के उदारवादी नेता थे, ठीक है ना, उन सभी पर ये क्वेश्चंस आधारित हैं, और साथ में अन्य फैक्ट्स के भी क्वेश्चंस यहाँ पर मिल रहे हैं। देखिए इसका जो आंसर है वो आंसर, अगर आप राम प्रसाद बिस्मिल में जा रहे हैं तो ये सही है, ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। राम प्रसाद बिस्मिल, इस ऑप्शन के साथ में राम प्रसाद बिस्मिल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल ने ही ये नारा दिया था, लेकिन इस नारे की शुरुआत, यानी कि इसके लिए एक कवि थे, कवि के द्वारा उनका नाम था बिस्मिल अजीमावादी। क्या नाम था एक्चुअल में, ठीक है ना, इनका नाम याद रखिएगा, और उनका नाम था बिस्मिल अजीमावादी, बिस्मिल अजीमावादी के द्वारा, ठीक है ना, ये कविता लिखी गई थी। और ये कवि जो थे ये उर्दू के कवि थे। किसके थे ये? उर्दू के कवि थे। और कविता आमतौर पर ये सारी की सारी कविताएं जो थी ये राम प्रसाद बिस्मिल से जुड़ी हुई थी, यानी कि जितनी भी कविताएं थी वो उस समय के जो क्रांतिकारी उस समय के नेता थे आजादी के, राम प्रसाद बिस्मिल से ये सारी कविताएं जुड़ी हुई हैं। तो जिन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही जबरदस्त तरीके से भाग लिया था। और याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल के समय ही एक और घटना घटी थी, याद रखिएगा, और वो घटना हमेशा याद की जाती है, जो कि हुई थी, कब हुई थी? 25 अगस्त 1925 में। 1925 में ये घटना घटी थी जिसको बोलते हैं काकोरी कांड। क्या बोलते हैं? काकोरी कांड, जिसको कि अभी काकोरी एक्शन के नाम से नाम रखा जाता है। काकोरी कांड इसका पहला नाम था, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसका नाम काकोरी एक्शन रख दिया है। जो कि कहाँ पे था काकोरी? ये गोरखपुर में एक जगह है, वहां पर अंग्रेजों की ट्रेन को लूटा गया था, जो कि राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने मिलकर, यानी कि एचआरए के द्वारा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो थी उसके ये प्रमुख नेता थे, उन्होंने ये ट्रेन को लूटा था। यानी कि जिसमें कि अंग्रेजों का पूरा रेवेन्यू, राजस्व जो होता है, जो कि किसानों से और सभी व्यापारियों से लूट कर, जो यानी कि लूट कर, क्या कह सकते हैं, लूटी थे और लुटेरे थे, उन्होंने जो इकट्ठा करके ट्रेन से लेके जा रहे थे उसको लूटने का प्लान बनाया था। और ये हुआ था 1925 में, और यहाँ पर पूरा का पूरा खजाना उन्होंने लूट लिया था। और ये कि राम प्रसाद बिस्मिल के साथ में मिलकर किया गया था सभी नेताओं ने, जिसमें कि अपना चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह खां, ये सभी मिलकर इसमें पार्टिसिपेट किए थे। याद रखिएगा, राम सरफरोशी की तमन्ना जो एक शब्द थे, ये वाली जो कविता थी, ये कविता हमेशा राम प्रसाद बिस्मिल ही इस्तेमाल किया करते थे। तो इस कारण से जो वास्तविक लेखक हैं वो बिस्मिल अजीमावादी थे। अजीमावादी ने इसको लिखा था, ये इनके वास्तविक लेखक थे, जो कि 1921 में इन्हें जो लिखते हुए इसको यहाँ पर आगे विस्तार इसमें किया गया था, ठीक है। और ये उर्दू के कवि थे जो कि पटना बिहार से थे। कहाँ से थे ये पटना बिहार से थे, याद रखिएगा, बिहार के रहने वाले थे, बिहार के पटना के रहने वाले थे। और पूरी कविताएं ये राम प्रसाद बिस्मिल पर लिखा करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, आराम हराम है का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में यहाँ पे गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल और राम प्रसाद बिस्मिल। बताइए इसमें से आंसर कौन सा सही होगा? कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए आप सभी लोग। और क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स भी देख पाएँ और मेरे को भी ज़्यादा इसमें मोटिवेशन मिले, जिससे कि आप मेरी क्लास को देख रहे हैं, मुझे पता चले कि आप मेरी क्लास को पसंद भी कर रहे हैं, क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं। इसलिए क्लास को एक बार लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। बताइए इसका आंसर क्या है? आराम हराम है, ये जो नारा है ये किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? देखिए इसका जो आंसर है, अगर आप ए पर जा रहे हैं तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे आजादी के बाद में, उन्होंने ये नारा दिया था आराम हराम है। और ये बहुत ही ज्यादा उस समय का पॉपुलर नारा था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है ना। ये नारा देश की प्रगति के साथ साथ प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए हर नागरिक को एक कड़ी प्रेरणा उस समय देता था और आज भी देता है। और ये भारत में आज़ादी के बाद में, जब भारत आज़ाद हो गया था, आज़ाद होने के बाद में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू
पहले प्रधानमंत्री बने थे, उस समय भारत को प्रगति के पथ पे, भारत को डेवलप करने के लिए ये नारा दिया गया था कि अब भारत की जो वासी हैं उनको आराम करना हराम है, अब भारत को अपने प्रगति के पथ पर लेकर जाना है। तो इस कारण से ये जो नारा है ये पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, पहला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, दिल्ली चलो का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? ऑप्शन आपके सामने, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर अबुल कलाम आजाद। बताइए कौन सा आंसर इसका सही है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कमेंट्स में जरूर आंसर दें। अगर आपको पसंद है, आपको पता है इसका आंसर, तो कमेंट्स में ABCD इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं, जिससे कि आपकी कंसिस्टेंसी भी मालूम पड़ेगी और साथ में आप लगातार प्रिपरेशंस में आगे भी बढ़ेंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए इसका जो आंसर है, अगर आप सी पर जा रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस पर जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये नारा दिया गया था, दिल्ली चलो का नारा। और उन्होंने ये नारा भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि जो समय की INA, ठीक है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन किया था सुभाष चंद्र जी ने, उसको प्रेरित करने के लिए, उसमें प्रेरित करने के लिए ये नारा दिया था कि दिल्ली चलो। ठीक है ना, जब INA बर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू कर रही थी, ठीक है ना, उस समय ये नारा दिया गया था। ठीक है, और ये कब हुआ था? ये जो कि INA की इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका गठन किया था, ये किया था 1943 में। 1943 में जब सुभाष चंद्र जी बोस ने सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया था, यानी कि सिंगापुर, क्योंकि ये सिंगापुर से ही इन्होंने इसका गठन किया था, ध्यान रखिएगा, इसको भी याद रखना है। सिंगापुर से में 1943 में जब ये दिल्ली की ओर कूच किए थे, ठीक है ना, कहां के लिए? दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए कूच किए थे, तब ये नारा दिया था और इन्होंने वहीं पर ये जो इंडियन नेशनल आर्मी की जब गठन किया था, उस समय ये नारा दिया गया था। और ये नारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान काफी ज्यादा पॉपुलर भी होता। सुभाष चंद्र बोस ने इस नारे के साथ में भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने तथा उसे दिल्ली पर आक्रमण, यानी कि उस समय दिल्ली पर जो अंग्रेजी शासन था उस पर आक्रमण करने के लिए ये प्रोत्साहित किया था इस नारे के द्वारा। और इसी नारे ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक नया जोश और नया उत्साह भी पैदा किया था। क्या नारा था वो? दिल्ली चलो का जो नारा है वो आज भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण सिंबल है, महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुका है। ध्यान रखिएगा, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो किसने दिया था? गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह या फिर अबुल कलाम आजाद। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट में जरूर आंसर दीजिए आप। क्लास अगर पसंद आ रही है, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, तो इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ में बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए अगर आप इसका आंसर जो है भगत सिंह लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। भगत सिंह जो क्रांतिकारी नेता थे, उनके द्वारा ये नारा दिया गया था, इनकलाब जिंदाबाद। मतलब एक ही बहुत ही पॉपुलर नारा था, जिसका मतलब है क्रांति अमर रहे। इनकलाब का मतलब होता है क्रांति और जिंदाबाद मतलब अमर रहे, यानी कि क्रांति अमर रहे। इसका हिंदी में अगर बोले तो ये शब्द जो है ये उर्दू के शब्द हैं, जिसको कि अगर हिंदी में बोला जाए तो इसका मतलब है क्रांति अमर रहे। और ये नारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय, उस समय के जो प्रमुख क्रांतिकारी थे, यानी कि जिन्होंने की जोश दे दिया था, भगत सिंह और उनके जो साथ के जो सहयोगी थे, चाहे वो भगत सिंह के साथ में चंद्रशेखर आजाद हो या फिर अन्य जितने भी सहयोगी थे, सुखदेव, राजगुरु, उनके द्वारा ये इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, और ये नारा स्वतंत्रता और क्रांति के संघर्ष का एक बहुत ही बड़ा सिंबल भी बना था। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, इसका जो मतलब है वो है क्रांति अमर रहे। बार बार याद रख लीजिएगा। ये नारा सबसे पहले मौलाना हजरत मोहानी ने, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, इस नारे को सबसे पहले मौलाना हजरत मोहानी, ध्यान रखिएगा, है ना, हजरत मोहानी ने इस नारे का उपयोग किया था। और वो किया था कब? 1921 में, 1921 में इस नारे को दिया था इन्होंने। किसने?
मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में इस नारे को नाम दिया था, लेकिन इसको भगत सिंह और उनके साथियों ने सबसे ज्यादा पॉपुलर बनाया था। सबसे पहले उपयोग करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे मौलाना हसरत मोहानी। ठीक है, याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? ऐसी कौन सी घटना थी जिसके कारण गांधी जी के द्वारा जो शुरू किया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उस कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने इसको बंद कर दिया था? चार ऑप्शन है आपके सामने, चोरा चोरी की घटना थी, या चंपारण, या फिर डांडी, या फिर इनमें से कोई नहीं। ए बी सी डी आंसर पता है तो आप कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिएगा, और क्लास अगर पसंद आ रही है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और आंसर आपको ए बी सी डी करके सिर्फ कमेंट्स में इतना ही लिखना है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर लगातार आप इस तरीके की क्वेश्चन सीरीज चाह रहे हैं, बार बार चाह रहे हैं, कंप्लीट चाह रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करके लगातार इसको देख सकते हैं। देखिए इसका जो आंसर है वो है चोरा चोरी। अगर आप चोरा चोरी पर जा रहे हैं तो इज द करेक्ट आंसर। चोरा चोरी की जो घटना थी, चोरा चोरी में ये घटना हुई थी, और इस घटना के बाद में गांधी जी ने ये जो आंदोलन है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर असहयोग आंदोलन, इसको वापस ले लिया था। क्योंकि इस घटना के बाद में आंदोलन जो था ना, जो कि उस समय का अहिंसा के साथ में चलने वाला था, लेकिन ये अहिंसा ना होते हुए ये हिंसावादी हो गया था, हिंसक हो गई थी। ठीक है ना, जिसके कारण गांधी जी ने यहां पर इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। हुआ क्या था, चोरा चोरी की घटना की बात करें तो ये जो घटना घटी थी, ये घटी थी 1922 में। 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 1922 आते आते ये घटना बहुत बुरी तरीके से यहां पर हुई थी। और ये 1922 में कहां हुई थी? ये हुई थी उत्तर प्रदेश की चोरापुर चोरी में। कहां पर? यूपी में हुई थी। और यूपी में ये घटना हुई थी। और यूपी में चोरा चोरी का एक क्षेत्र है, यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन था। उस पुलिस स्टेशन में पुलिस ने जो उस समय के सहयोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स के जो उस समय के प्रदर्शनकारी थे, उस समय जो प्रदर्शन कर रहे थे कि असहयोग करना है के लिए, तो उन प्रदर्शनकारियों के साथ में पुलिस की एक झड़प हो गई थी। उस झड़प में हुआ क्या था, इसमें 22 पुलिसकर्मी इस झड़प में मारे गए। यानी कि वो इतने ज्यादा उग्र हो गए थे कि उन्होंने अहिंसा का रास्ता छोड़ के हिंसा का रास्ता उतर आए थे। और पुलिस ने जो लाठीबाजी की थी उससे क्या ना, उस थाने को घेर लिया, और उस थाने में उन 22 पुलिसकर्मियों को बंद करके उसमें आग लगा दी थी। तो इस कारण से वहां पर 22 पुलिस वाले मारे गए थे। और गांधी जी का साफ कड़ा संदेश था कि इस आंदोलन को अहिंसा के साथ में करना है, हिंसा नहीं फैलानी है। लेकिन जो घटना घटी, उस घटना से गांधी जी बहुत ही ज्यादा तनाव में आ गए, बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए, और इस कारण से गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया था। और गांधी जी ने ही ये फैसला किया कि ये आंदोलन अब वापस ले लिया जाएगा। तो याद रखिएगा, ये जो घटना घटी थी, ये घटना घटी थी 5 मार्च को। कब घटी थी? 5 फरवरी को घटी थी। और 22 फरवरी 1922, 12 फरवरी, गलत बोल रहा हूं, 12 फरवरी 1922 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन को ये वापस ले लेते हैं गांधी, एक हफ्ते के अंदर में। ठीक है ना, उन्होंने इस जो हिंसावादी जो सिद्धांत था उसके पूरे विरोध में थे, और अहिंसा को ही साथ में लेते थे, और अहिंसा के साथ में ये उसका खिलाफावादी किया गया था। इस कारण से ये वापस ले लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन आ गया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत की लेखक कौन थे? मोहम्मद इकबाल, ए फिरदौसी, बी अकबर, सी या फिर शाहजहां? बताइए कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। देखिए कमेंट्स में आप आंसर देंगे तो मुझे भी लगेगा कि आप बाकी में मेरे चैनल को, मेरे इस सीरीज को देख रहे हैं और सराह रहे हैं और पूरा अंत तक देख रहे हैं। इसलिए आप आंसर जरूर दीजिए, और आंसर देने के साथ साथ में आप क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए इसका जो आंसर है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, और ये हिंदुस्तान हमारा। तो ये जो नारा है, ये नारा दिया था मोहम्मद इकबाल ने। क्या नाम है इसका? ए पर जा रहे हैं आप तो बिल्कुल सही है। मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये एक कविता लिखी गई थी, और इसको गीत कहा जाता है। हाँ, गीत आगे जाके ये गीत बन गया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये हिंदुस्तान हमारा। और इसको मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखी गई थी, और इसे तराना ए हिंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, अन्य नाम भी याद रखिएगा। क्या नाम है इसका? तराना
ए हिंद, तरानाए हिंद के नाम से भी, हिंद या फिर तरानाए हिंदी, ठीक है ना, या तरानाए हिंद के नाम से भी ये जाना जाता है, जिसका अर्थ है भारत के लोगों का गान, यानी कि भारत के जो लोग हैं उसका गान है, और लोग अपने भारत की तारीफ में, भारत को यहाँ पर प्रॉस्पेरस बनाने की दिशा में इस तरीके से गाना ये गाया जाता है, ठीक है ना। और ये कविता मूल रूप से पूरी की पूरी ये कविता उर्दू में लिखी गई थी, ठीक है ना। और इसको कब लिखा था ये भी याद रखिएगा, ये लिखा गया था 1904 में, ठीक है ना, 1904 में, ठीक है ना। ये बच्चों के लिए लिखा गया था, बच्चे इसको गाएं उसके लिए लिखा गया था। आगे चलकर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं तो उस समय ये गाना काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था, और जब भी वो कहीं जाते थे तो इस गाने को जरूर एक बार परफॉर्म किया जाता था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय इसमें से किससे संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा है। ऑप्शन है विधवा पुनर्विवाह, अंग्रेजी शिक्षा, सती प्रथा या फिर संस्कृति की शिक्षा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन का आंसर आप कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिएगा A B C लिखकर, और क्लास को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहे हैं, हर क्वेश्चन में आपसे मैं ये निवेदन कर रहा हूं, स्टडी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे आप तो आपको लगातार क्लासेस मिलती रहेंगी और लगातार आप देख भी पाएंगे। साथ में आप कम्युनिटी पोस्ट में भी क्वेश्चंस ले सकते हैं, वहां पे भी लगातार मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं, और वहां पे भी आपको इसी तरीके के एमसीक्यूज डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, यहाँ पे कि आप अपने क्वेश्चंस को टिक करके आंसर दे सकते हैं। तो वहां पे भी आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टडी कॉन्सेप्ट से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बताएं इसका आंसर क्या है। देखिए इसमें संबंधित नहीं है, राजा राम मोहन राय के बारे में बोला है यहाँ पर, तो राजा राम मोहन राय जो संबंधित नहीं है वो संस्कृत शिक्षा के संबंधित नहीं थे। बाकी उन्होंने विधवा पुनर्विवाह, अंग्रेजी शिक्षा और सती प्रथा इन सभी के लिए कार्य किया था। अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करें तो राजा राम मोहन राय का जन्म जो हुआ था वो 1772 में हुआ था। कब हुआ था? 1772 में इनका जन्म हुआ था, और ये इनकी जो मृत्यु हो गई थी ये हो गई थी 1833 में, ठीक है ना। और ये 1833 में भारत में इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, इंग्लैंड के ब्रिस्टन में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। और ये बहुत ही ज्यादा सोशल वर्कर थे, समाज सुधारक थे। इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए, साथ ही साथ में बाल विवाह का विरोध करने के लिए, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ाने के लिए तथा महिला की शिक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा काम भी किया था। और इन्होंने एक अन्य काम भी किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी, ब्रह्म समाज, ठीक है ना, इसकी स्थापना की थी। कब की थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना की थी 1828 में। और उस समय के जो वायसराय थे विलियम बेटिंग जी, उनके बहुत ही अच्छे मित्र हुआ करते थे राजा राम मोहन राय के, तो उनके साथ में मिलकर इन्होंने काफी ज्यादा सोशल कार्य किया, और इन सभी पर काफी ज्यादा सफलता भी पाई थी, जिसमें कि विधवाओं का पुनर्विवाह, अंग्रेजी शिक्षा और सती प्रथा, इसको, यानी कि सबसे बड़ी बात, सती प्रथा के अंत के लिए अगर किसी को याद किया जाता है तो वो राजा राम मोहन राय को ही याद किया जाता है। ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज जो कि 1828 में, इस ब्रह्म समाज की स्थापना का जो श्रेय है वो राजा राम मोहन राय को ही दिया जाता है। और इन्होंने इसमें एक ईश्वरवाद, तर्कवाद तथा सामाजिक सुधार को यहाँ पर पूरी तरीके से जोड़ दिया था, और उसी पर आधारित थी ये एक संस्था जो कि ब्रह्म समाज थी। भारतीय पुनर्जागरण के लिए इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए एक आंदोलन शुरू किया था, और जो कि आधुनिक भारत के निर्माण के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहा। राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा, 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टन में इनकी मृत्यु हुई थी। अकबर द्वितीय की पेंशन के लिए ये इंग्लैंड गए थे, क्योंकि उनकी पेंशन अंग्रेजों ने रोक दी थी, और उस पेंशन की के लिए जब वो इंग्लैंड गए तो वहीं पर उनकी, ठीक है ना, अकारण ये समझ लीजिए कि उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है, और वहां पर वो बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताइए। ए सैयद अहमद खां, बी मोहम्मद इकबाल, सी मोहम्मद अली, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप बिल्कुल आंसर देना ना छोड़ें, और आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट्स से ही मुझे पता पड़ेगा कि आप आंसर कितना सटीक दे रहे हैं। और क्लास को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, हर बार मैं आपसे इसके बारे में निवेदन
कर रहा हूं। चलिए इसका जो आंसर है, अगर आप ए पर जा रहे हैं तो बहुत ही सही जा रहे हैं। सर सैयद अहमद खां के नाम से भी ये जाने जाते थे, सैयद अहमद खां। इन्होंने ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि एक बहुत ही ज्यादा ये मान के चलिए कि ये सर सैयद अहमद खां क्या थे, ये उस समय के जो मुस्लिम समुदाय थे उसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। और ये एक बहुत ही ज्यादा, ये समझ लो कि उस समाज में मुस्लिम समाज सुधारक के रूप में जाने जाते थे। मुस्लिम यानी कि जो मोमडन जो समूह था पूरा का पूरा, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया और उसको मुस्लिम सोसाइटी को ये पूरी तरीके से डेवलप करने का श्रेय जो है इनको इस समय इन्हीं को जाता था। ठीक है ना। इन्होंने 1875 में, ध्यान रखिएगा कब की थी इसकी स्थापना, 1875 सन याद रखिएगा। 1875 में अलीगढ़ में इन्होंने मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, क्या नाम था उसका, मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि बाद में आगे चलकर ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। नाम याद रखिएगा, मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था जो पहले 1875 में ये बनाया गया था, और उसके बाद में ये आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से ये पॉपुलर हुआ। उसकी स्थापना की थी, किसने की थी, सर सैयद अहमद खान ने। सर भी आगे लगाते हैं, सैयद अहमद खान भी बोलेंगे तो सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इजरेदारी के साथ में जामी, तिनकठिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा। ए बी सी डी कुछ भी आप लगा सकते हैं इसमें जो आपको जानकारी है, और उसके बाद में मैं आपको इसका आंसर अभी बताने वाला हूं। देखिए इसका जो आंसर है, अगर आप तिनकठिया पे जा रहे हैं तो बहुत सही जा रहे हैं। तिनकठिया यानी कि 3/20 भाग, ये होती है तिनकठिया। अच्छा, चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ था, चंपारण का सत्याग्रह जो बेस था वो बिहार में, चंपारण एक छोटी सी जगह है और वहां पर बिहार की जो उस समय के निवासी थे उनको अंग्रेज, और अंग्रेज के साथ में जो उस समय के बिजनेसमैन थे, जमींदार थे, और जो अंग्रेजी बिजनेसमैन थे, वो सब फोर्स करके यहाँ पर नील की खेती के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर डालते थे। और ये नील की खेती को ही तिनकटिया पद्धति कहा जाता है। यानी कि तिनकटिया पद्धति जो थी, तिनकटिया जो सिस्टम था, एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत चंपारण बिहार के किसान को अपनी जमीन का 3/20 भाग में नील की खेती करनी पड़ती थी, यानी कि कंपलसरी कर दिया गया था। और याद रखिएगा, नील की खेती एक ऐसी खेती हुआ करती थी जो कि अगर वहां पर कर ली जाती थी तो वो जमीन बंजर हो जाया करती थी। उस जमीन पर फिर दोबारा कई वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जा सकता था। तो इस कारण से धीमे धीमे करके जो वहां के जो किसान थे वो पूरी तरीके से उनकी जमीन बंजर हो रही थी और बहुत ही ज्यादा परेशान थी। गांधी जी ने ये चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी, और ये चंपारण आंदोलन 1917 का ये सबसे पहला आंदोलन था। गांधी जी 1915 में भारत वापस आते हैं, और उसके बाद में सबसे पहला आंदोलन इनका यही रहता है 1917 का चंपारण सत्याग्रह। यहाँ जो कि अफ्रीका में, जो कि इन्होंने जितने भी जो आइडिया, जो सत्याग्रह के तरीके अपनाए थे, वो सारे तरीके इन्होंने यहाँ पर चंपारण में शुरू किए थे, और उससे उनको सफलता भी मिली। ठीक है, तो याद रखिएगा तिनकटिया पद्धति मैंने क्या बताया, 3/20 भाग जो उनकी जमीन थी उस पर नील की खेती करनी ही पड़ती थी। और ये जो सिस्टम था, ये यूरोपीय बागान मालिक, यानी कि यूरोप के जो लोग थे उनको वहां पे मालिक बना दिया गया था, और वहां पर वो बागान मालिक के द्वारा किसानों पर नील की खेती अनिवार्य करने के लिए लागू कर दी गई थी। यानी कि जो बागान के मालिक थे उन्होंने यहाँ पर कंपलसरी कर दिया था। ठीक है, तो तिनकटिया पद्धति मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अगर चंपारण का क्वेश्चन आता है तो चंपारण सत्याग्रह मतलब नील की खेती के विरोध में गांधी जी का सत्याग्रह हुआ था, और जिसमें कि ये तिनकटिया पद्धति का भी नाम लिया जाता है। 3/20 भाग भूमि पर नील की खेती अनिवार्य थी, जो कि उस समय के अंग्रेजी जो यूरोपीय मालिक थे, जमीन के मालिक, उनके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने अभी आपके सामने कंप्लीट कर दिए, और इसको आपको ऐसे ही याद रखना है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैंने यहाँ पर एप्लीकेशंस पर भी क्लासेस लेना चालू कर दिए हैं, जिसका कि मैंने आपको अभी पूरा का पूरा यहाँ पर क्लियर कर दिया है। और जो कि स्टडी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और वहाँ से आप आप उस ऐप को डाउनलोड करके प्रिपरेशन
कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑफर है बहुत ही प्यारा है। 99 रुपीज़ पर मंथ का जो कोर्स प्राइस है, जीएस लेक्चर्स कोर्स है जो कि इंडियन हिस्ट्री का है, जो कि आपको अभी मात्र 49 रुपीज़ पर मंथ में मिल रहा है। यहाँ पर आप पूरी कंप्लीट थ्योरी क्लासेस के कोर्सेज यहाँ पर ले सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और एप्लीकेशन से आप कंप्लीट स्टडी कर लीजिए। यहाँ पर पूरे के पूरे आपको यहाँ पर लेक्चर एक के बाद में एक मिल रहे हैं। साथ में पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे हर लेक्चर के, जिससे कि आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना पाएंगे। जितने भी वीडियोस हैं सब्सक्रिप्शन के दौरान आप अनलिमिटेड टाइम तक देख पाएंगे और अनलिमिटेड टाइम तक देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई दिस वीडियो टिल एंड, और अपना खास ख्याल रखिएगा, प्रिपरेशंस करते रहिए और मेरी क्लासेस लगातार देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। थैंक यू सो मच।